एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो गहरे समंदर में डूब रहा हो। लहरें उसे नीचे खींच रही हैं और मतलब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बहुत ही भयानक स्थिति है। हाँ, और खुद को बचाने के लिए कोई लाइफ जैकेट तलाशने के बजाय वो इंसान अपने सिर पर सोने का एक भारी मुकुट पहन ले, ताकि डूबते वक्त भी दुनिया उसे एक आम इंसान नहीं बल्कि एक राजा ही समझे। बाप रे, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और सच को तो विचलित करने वाली तस्वीर है। बिल्कुल, और मनोरंजन जगत के इतिहास में ऐसी तस्वीरें हमें अक्सर देखने को मिली जाती हैं। मतलब जब कोई बहुत बड़ा सितारा अपना रुतबा खोने लगता है ना, तो वो अपनी उस कड़वी वास्तविकता से बचने के लिए ऐसे ही सोने के मुकुट पहन लेता है। सही कहा, और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का केंद्र भी है। आज हम आचार्य मनोज वासुदेव जी के एक बेहद शानदार लेख के माध्यम से एक ऐसी ही सच्ची कहानी के पन्नों को पलटेंगे। आप सुन रहे हैं न्यूज मिरर का प्रोग्राम फिल्मी किस्से। जी, आज के दौर में जब हम देखते हैं कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर सलमान खान जैसे बड़े सितारे अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो लगता है कि ये कोई नई घटना है। लोगों को अक्सर ऐसा ही लगता है। हाँ, लेकिन ऐसा ही एक भयानक और हताश करने वाला दौर 1979 में भारत के पहले महानायक के जीवन में भी आया था। मेरा मतलब है राजेश खन्ना, बिल्कुल। वो दौर जब एक ऐसा महानायक जिसने एक के बाद एक लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देकर एक ऐसा कीर्तिमान रचा था जिसे छूना मतलब आज भी किसी सपने जैसा लगता है, वो अचानक खुद को हाशिए पर खड़ा पाता है। तो हमारा उद्देश्य आज सिर्फ एक फिल्म की कहानी सुनाना नहीं है। हम 1979 की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लेकिन कभी न बन पाने वाली फिल्म मजनून के इर्द गिर्द बुनी गई इस पूरी घटना का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब शोहरत मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलने लगती है तो एक सितारा उसे वापस समेटने के लिए किस हद तक जा सकता है। क्या खुद का पैसा लगाकर एक फिल्म बनाना एक सोची समझी रणनीति थी या फिर महज एक अंधा दाव? इस सवाल की गहराई में जाने के लिए हमें उस समय की परिस्थितियों को समझना होगा। देखिए, 1979 का साल राजेश खन्ना के लिए सिर्फ बुरा नहीं था, बल्कि वो उनके स्टारडम के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा था। हाँ, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि स्रोत में दिए गए आंकड़े इस बात को बहुत क्रूरता से साबित करते हैं। 1979 ये वो वक्त था जब राजेश खन्ना को सोलो हीरो यानी अकेले मुख्य नायक के तौर पर फिल्में मिलना लगभग बंद हो गई थी। एकदम सही, बाजार उनका साथ छोड़ रहा था। और उस साल उनकी कुल 4 फिल्में आईं। पहली थी प्रेम बंधन, जो फ्लॉप रही। दूसरी थी जनता हवलदार, जो बॉक्स ऑफिस पर एक घोर विफलता मतलब एकदम डिजास्टर साबित हुई। हाँ, जनता हवलदार तो बहुत बुरी तरह पिटी थी। तीसरी थी मुकाबला, वो भी पूरी तरह से असफल रही। और अंत में एक फिल्म आई अमरदीप, जो बमुश्किल अपनी लागत निकालकर सेमी हिट या मुश्किल से हिट की श्रेणी में आ पाई। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा था। आखिर जो दर्शक कल तक उनकी एक झलक पाने के लिए पागल रहते थे, उन्होंने अचानक मुंह क्यों मोड़ लिया? वही तो, ऐसा क्या बदल गया था? इसका सीधा संबंध उस समय के सामाजिक माहौल से था। 70 के दशक के अंत तक भारतीय समाज में बहुत हताशा और गुस्सा भर गया था। लोग अब पर्दे पर एक कोमल प्रेम करने वाले नायक को देखकर खुश नहीं होते थे। अच्छा, तो उन्हें कुछ और चाहिए था? बिल्कुल, उन्हें अपनी कुंठाओं को व्यक्त करने के लिए एक विद्रोही चरित्र की आवश्यकता थी, जो अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन के रूप में उन्हें मिल चुका था। और इसी बदलाव ने राजेश खन्ना के उस साम्राज्य को हिलाकर रख दिया जो पूरी तरह से रोमांस पर टिका था। लेकिन यहाँ मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि जब इंडस्ट्री के दरवाजे आपके लिए बंद हो रहे हो तो क्या करना चाहिए? राजेश खन्ना ने मुख्य धारा में वापस आने के लिए तय किया कि वो खुद अपनी एक फिल्म बनाएंगे, जिसका नाम रखा गया मजनून। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? जब बाजार में आपकी वैल्यू गिर रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी फिल्मों को खरीदने से कतरा रहे हैं, तो ऐसे में खुद का
या कह लें परिवार का पैसा लगाकर एक और फिल्म बनाना, मतलब क्या ये एक तरह का हताशा भरा कदम नहीं था? क्या ये एक ब्लाइंड गैम्बल था? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये कदम आर्थिक दृष्टिकोण से जितना हताशा भरा लगता है, मनोवैज्ञानिक रूप से उतना ही दिलचस्प है। वो कैसे? इंडस्ट्री में वितरक वो धुरी होते हैं जिन पर पूरा व्यापार टिका होता है। अगर वो कह दें कि हम फलां सितारे पर पैसा नहीं लगाएंगे तो वो सितारा उसी दिन खत्म मान लिया जाता है। राजेश खन्ना सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहे थे, वो अपनी कहानी, अपना नैरेटिव वापस अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तो वो साबित करना चाहते थे कि वो अभी भी गेम में है। बिल्कुल, वो दुनिया भी ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें किसी निर्माता या वितरक की मोहताज होने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपनी एक पूरी दुनिया रच सकते हैं। ये तो वही बात हो गई कि जब दुनिया ने उन्हें राजा मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने अपनी खुद की एक नई रियासत बनाने की ठान ली। एकदम सटीक उदाहरण है ये। और ये रियासत कोई छोटी मोटी नहीं थी। खुद को साबित करने की इसी जिद ने मजनून को महज एक साधारण प्रोजेक्ट से हटाकर एक भव्य सपने में बदल दिया। इसके लॉन्च का किस्सा ही देख लीजिए। हाँ, वो मुहूर्त तो इंडस्ट्री में काफी चर्चा का विषय रहा था। बिल्कुल, फिल्म का मुहूर्त कोई आम मुहूर्त नहीं था। लॉन्च का दिन रखा गया खुद राजेश खन्ना का जन्मदिन, और जगह चुनी गई मुंबई का मशहूर महबूब स्टूडियो। अपने जन्मदिन पर इतने बड़े स्टूडियो में मुहूर्त करना, ये एक सीधा संदेश था कि मैं अभी भी यही हूँ और मैं ही सबसे बड़ा हूँ। और इस संदेश को पुख्ता करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। उस दिन दिग्गज अभिनेत्री राखी गुलजार के साथ एक बेहद शानदार सीन शूट किया गया और उसके बाद पूरी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी दावत दी गई। दावत, और वो भी उस दौर में जब फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। हाँ, और कहानी की थीम भी बहुत दिलचस्प थी। ये कोई साधारण प्रेम कथा नहीं थी, ये लैला मजनू की कहानी थी। लेकिन स्रोत के अनुसार इसमें बाग बहादुर की लव स्टोरी का एक बहुत ही अनोखा ट्विस्ट डाला गया था। हाँ, बाग बहादुर का संदर्भ यहाँ बहुत ही प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक? वो कैसे? अगर आप बाग बहादुर की कहानी पर गौर करें तो वो एक ऐसे लोक नर्तक की कहानी है जो खुद को बाघ के रूप में रंगकर नृत्य करता है, लेकिन फिर एक असली बाघ के आ जाने से उसकी कला और उसका वजूद दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। ओह माय गॉड, ये तो सीधा सीधा राजेश खन्ना की अपनी स्थिति से मेल खाता है। बिल्कुल, अनजाने में ही सही, लेकिन ये उनकी अपनी कहानी थी। एक समय का राजा जो अब एक नए और अधिक शक्तिशाली नायक यानी अमिताभ बच्चन के आ जाने से अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। क्या बात है, ये तो इस कहानी को एक पूरी तरह से नए आयाम में ले जाता है। और इस भव्य सपने को साकार करने के लिए जो स्टार कास्ट चुनी गई वो भी कमाल की थी। राजेश खन्ना खुद थे, राखी गुलजार, परवीन बाबी और प्रदीप कुमार जैसे दिग्गज। बहुत ही मजबूत कास्ट थी। हाँ, लेकिन जिस नाम पर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी होती है वो है इस फिल्म का डायरेक्टर। इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया कमाल अमरोही को, और यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ी आपत्ति है। आपको कमाल अमरोही से आपत्ति है? उनके ट्रैक रिकॉर्ड से आपत्ति है। जरा उनके पूरे जीवन के काम पर गौर कीजिए। उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 4 फिल्में डायरेक्ट की थीं। 1949 में महल, फिर 53 में दायरा, उसके बाद 1972 में पाकीज़ा और बहुत बाद में 83 में रजिया सुल्तान, जो कि एक महा फ्लॉप साबित हुई थी। बात तो सही है, वो फिल्में बनाने में बहुत समय लेते थे। वही तो, एक ऐसा महानायक जिसे बाजार में अपनी साख बचाने के लिए तुरंत एक हिट फिल्म की सख्त जरूरत है, उसका करियर दांव पर लगा है, वो एक ऐसे डायरेक्टर को क्यों चुनेगा जो इतनी कम फिल्में बनाता है और जिसे एक फिल्म पूरी करने में कई साल लग जाते हैं। मतलब पाकीज़ा को बनने में लगभग 15 साल लगे थे। ये फैसला एक सुसाइड मिशन या कह लें आत्मघाती कदम से कम नहीं लगता। ये एक बहुत ही बारीक विश्लेषण है आपका। कागज पर देखा जाए तो ये फैसला वाकई आत्मघाती ही लगता है, लेकिन उस दौर की मानसिकता को समझना जरूरी है। ये कोई साधारण गठजोड़ नहीं था, ये 2 घायल शेरों का मिलन था। घायल शेर? थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, कमाल अमरोही भी उस समय अपने आप से ही युद्ध कर रहे थे। पाकीज़ा के बाद उन पर भी यह दबाव था कि वो साबित करें कि उनका जादू अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें अपनी प्रासंगिकता साबित करनी थी। अच्छा, तो दोनों ही खुद को साबित करना चाहते थे। बिल्कुल। दूसरी तरफ राजेश खन्ना को सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं चाहिए थी, उन्हें एक ऐसी फिल्म चाहिए थी जो क्लास और भव्यता का चरम हो। वो आलोचकों का मुंह बंद करना चाहते थे। ये 2 ऐसे दिग्गजों का मिलन था जो अपनी अपनी खोई हुई विरासत वापस पाने के लिए लड़ रहे थे। ये नजरिया तो इस कहानी को देखने का चश्मा ही बदल देता है। एक तरफ ये भव्य सपना आकार ले रहा था जिसका सबसे मजबूत पक्ष था इसका संगीत। और जब बात कमाल अमरोही की हो तो संगीत का स्तर असाधारण होना ही था।
बिल्कुल, संगीत की जिम्मेदारी सौंपी गई महान संगीतकार खयाम साहब को। लिरिक्स लिखे खुद कमाल अमरोही और जानिसार अख्तर ने, और आवाजें थीं लता मंगेशकर और केजे यसुदास की। क्या शानदार कॉम्बिनेशन था। बहुत ही शानदार। एक डुएट रिकॉर्ड हुआ था, ये हसीन रात तो मंसूब तेरे नाम से है, जो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज थी जिसने सबको हैरान कर दिया। यसुदास की आवाज में एक 13 मिनट लंबा सोलो गाना भी रिकॉर्ड किया गया था। 13 मिनट लंबा गाना, बाप रे। उस एनालॉग रिकॉर्डिंग के युग में 13 मिनट का मतलब एक कैसेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक ही गाने को दे देना। ये एक बहुत बड़ा रचनात्मक और आर्थिक जोखिम था। और इसी भव्यता के इर्द गिर्द एक बहुत ही मशहूर किस्सा बुना गया है। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने अपनी एक पार्टी में इस फिल्म का संगीत सुना और वो खयाम साहब की धुन में इस कदर मदहोश हो गए कि उन्होंने खुश होकर खयाम साहब को अपनी एक चमचमाती कार ही तोहफे में दे दी। वाह, मतलब कला के कदरदान की क्या बेहतरीन तस्वीर है। हाँ, सामने से देखने पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ आकर कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस चकाचौंध के ठीक पीछे एक दूसरी अफवाह भी थी। वो अफवाह क्या थी? अफवाह ये थी कि राजेश खन्ना के पास असल में पैसे ही नहीं बचे थे। उनके बैंक खाते खाली हो चुके थे और खयाम साहब को उनकी फीस चुकाने के लिए उनके पास नगद रकम नहीं थी। इसलिए अपनी कंगाली को छुपाने के लिए उन्होंने फीस के तौर पर कार पकड़ा दी थी। हे भगवान, ये विरोधाभास तो इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। अब स्रोत भी यही कहता है कि सच क्या है ये तो खुदा ही जाने, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ 13 मिनट लंबे गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं, कारें बांटी जा रही हैं और दूसरी तरफ तिजोरियां खाली पड़ी हैं। क्या स्टारडम एक ऐसा भ्रम है जहां इंसान अपनी हकीकत खुद से भी छुपाता है? और यहीं पर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है इस पूरी फिल्म के पीछे का आर्थिक ढांचा। फिल्म के प्रोड्यूसर राजेश खन्ना थे, ये सच है, लेकिन जो पैसा लग रहा था वो उनका अपना नहीं था। अच्छा, तो पैसा किसका था? स्रोत स्पष्ट करता है कि मजनून में जो पैसा लगा था वो राजेश खन्ना के ससुर यानी चुन्नी भाई कपाड़िया का था। रुकिए, मतलब इस पूरी भव्यता, इतने महंगे गानों और स्टूडियो का सारा खर्च उनके ससुर उठा रहे थे? बिल्कुल। इस भव्य सपने की चाबी किसी और के हाथ में थी और जब चुन्नीलाल कपाड़िया ने इस बेगाम खर्च को देखा और पैसे देने से मना कर दिया तो फिल्म के प्रोड्यूसर को पीछे हटना पड़ा। और फिर क्या? महज 6 रील बनने के बाद ही ये फिल्म हमेशा के लिए डिब्बे में बंद हो गई। ये घटना दिखाती है कि कला और व्यापार के बीच का संतुलन कितना नाजुक होता है। जिस दिन चेक बाउंस होने लगते हैं, कैमरे घूमना बंद हो जाते हैं। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। और जब पैसे खत्म हुए और फिल्म बंद हुई तो इसका असर केवल स्टूडियो तक सीमित नहीं रहा। ये खबर सड़क के चौराहों से लेकर इंडस्ट्री की गपशप तक फैल गई। ऐसा होना ही था क्योंकि इसका प्रचार भी तो उसी स्तर का था। बिल्कुल। मुंबई के वेस्टर्न सर्कस इलाके में और पूरे शहर में बहुत बड़े स्तर पर फिल्म के विशाल होर्डिंग्स लगाए गए थे। शुरुआत में इतनी पब्लिसिटी हुई थी, लेकिन जब सब व्यर्थ गया तो इंडस्ट्री में बातें बनने लगी। इंडस्ट्री वैसे भी गिरते हुए सितारे को लेकर बहुत निर्दयी हो जाती हैं। हाँ, बातें ये बनने लगी कि ये फिल्म शुरू होना और बंद होना राजेश खन्ना का महज एक पब्लिसिटी स्टंट था, ताकि वो खबरों में बने रहे और उनकी मार्केट डिमांड बनी रहे। ये तो बहुत ही निंदक नजरिया है और मुझे इस बात से सख्त आपत्ति है। मैं इस बात का कड़ा विरोध करती हूँ। क्यों? देखिए, अगर आपको सिर्फ खबरों में रहना है तो क्या आप महबूब स्टूडियो बुक करेंगे, 6 रील शूट करेंगे, राखी और परवीन बाबी का समय लेंगे, इतने महंगे गाने रिकॉर्ड करवाएंगे और पूरे मुंबई में होर्डिंग लगवाएंगे? ये बहुत ही महंगा और बेवकूफाना स्टंट लगता है। क्या लोग सिर्फ उनके पतन का मजाक नहीं उड़ा रहे थे? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाता है। लोग इसे स्टंट इसलिए कह रहे थे क्योंकि इंडस्ट्री का नजरिया उनके प्रति बेहद निंदक हो चुका था। देखिए, जब आप शिखर पर होते हैं ना, तो आपकी हर गलती को एक मास्टर स्ट्रोक मान लिया जाता है, लेकिन जब आप गिर रहे होते हैं तो आपके सच्चे संघर्ष को भी लोग नाटक या स्टंट समझने लगते हैं। यानी उनकी वापसी की सबसे ईमानदार कोशिश भी लोगों को एक तमाशा लग रही थी। बिल्कुल। दुनिया को उनके उस गहरे दर्द में सिर्फ एक पीआर स्टंट नजर आ रहा था। ये वाकई दिल दहला देने वाला है। तो चर्चा को समेटते हुए हम उस दर्दनाक सच्चाई की ओर आते हैं जो खुद राजेश खन्ना ने महसूस की थी।
स्रोत के अंत में एक पुराने पत्रकार के इंटरव्यू का जिक्र है। हाँ, वो वाक्य जो उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा था। जी, राजेश खन्ना ने उस इंटरव्यू में कहा था कि एक समय था जब मैं अपने आप को गॉड यानी भगवान समझता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे डॉग बना के भेजा है, रब राखा। ये महज एक वाक्य नहीं है, ये इस पूरी कहानी, मजनून फिल्म का बनना, उसका गिरना और एक सुपरस्टार की हताशा का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये दिखाता है कि शोहरत कितनी निर्दयी हो सकती है। जो इंडस्ट्री आपको पलकों पर बिठाती है, वही आपको धूल में भी मिला सकती है। एकदम सही। तो इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन अंत में यहाँ हम सबके सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। जब किसी व्यक्ति की पूरी पहचान सिर्फ लोगों की तालियों और तारीफों पर टिकी हो, तो उस दिन उस इंसान के वजूद का क्या होता है जब वो तालियां अचानक बजना बंद हो जाती हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो इंसान कभी इस बात को स्वीकार कर पाता है कि शोहरत की रोशनी अब आगे बढ़ चुकी है, या वो अपनी पूरी जिंदगी उसी अंधेरे में एक नया मंच बनाने की नाकाम कोशिश में निकाल देता है? सोचिएगा जरूर। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर लौटेंगे। आप सुन रहे हैं न्यूज मिरर का प्रोग्राम फिल्मी किस्से। यदि आपको ये पोस्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लें।